राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज की कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक सामाजिक कार्य करता है जाटों में जिसका नाम है राम अवतार पलसानिया, और अभी उसने हाल ही में जाट संसद करी थी मेरठ में। और वहाँ पे जो विवाद हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई, वो विवाद तो अभी सुलझा नहीं। उसने एक नया ही विवाद खड़ा कर दिया। उसने सीधे सीधे चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार पर सवाल खड़े कर दिए कि चौधरी चरण सिंह को तुम अपना आदर्श मानते हो, जिसके बच्चों ने इंटरकास्ट मैरिज करी। तो इसी पे आज बात करेंगे। इंटरकास्ट मैरिज गलत है कि सही है, और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। हनुमान बेनीवाल ने भी ये बात कही है अभी 2-4 दिन पहले ही कि इंटरकास्ट मैरिज करने से तो कास्ट ही ख़त्म हो जाएंगी। तो भाइयों, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। ये जो राम अवतार पलसानिया है, ये कह रहा है, अभी मैं सुबह सुबह इसका लाइव देख रहा था कि मैंने 16 साल हो गए मेरे को जाट संसद करते हुए। तो 16 साल हो गए, बड़ी अच्छी बात है भाई, तूने समाज की एकता की बात करी। लेकिन अब तूने ये बयान दे के समाज को बांट दिया। यूपी वाले अब अलग हो गए, राजस्थान वाले अलग हो गए, और सब अब अपने महापुरुषों को मानेंगे। अब तुमने चरण सिंह पे उंगली उठाई है, तो तुम्हारे जो राजस्थान के महापुरुष हुए हैं उनको यूपी वाले क्यों मानेंगे। एक तो ये काम तुमने कर दिया। दूसरी बात कि इंटरकास्ट मैरिज ना करे तो क्या करे, जो बची खुची जान है वो भी निकाल दें क्या भाई। एक तो हमारे बुजुर्गों ने गलती ये करी कि पहले उन्होंने लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया, गर्भ में ही उनकी हत्या करवा दी। और अब दूसरी गलती हमारे बुजुर्ग ये कर रहे हैं कि लड़कियों की शादियां ही नहीं कर रहे हैं। इतने चूजी हो गए हैं, इतने डिमांडिंग हो गए हैं। एक बुजुर्ग का मैं वीडियो देखता हूँ रोज़ाना फेसबुक पे, अपने आप ही आ जाता है। वो अपनी घर की छत पे खड़ा होके, पीछे बैकग्राउंड में उसके खेत नज़र आते हैं, और रिश्तों की बात करता है। वो ये कहता है कि एक रिश्ता आया है मेरे पास। बोला, लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, और उनकी डिमांड ये है कि घर होना चाहिए शहर में, और गांव में होने चाहिए 5 किले, और लड़का अगर सरकारी नौकरी पे है तो 2 किले भी चल जाएंगे, और प्राइवेट नौकरी है तो 5 किले भी होने ज़रूरी हैं। तो मैं उस अंकल से एक बात पूछना चाहता हूँ, अंकल, जिसके 5 किले ना हों या जिसका लड़का सरकारी नौकरी पर ना हो, वो क्या करे? अपने खानदान की वंश वेल को काट दे? मैं लिख के देता हूँ आज की डेट में, और ये खाली जाटों की नहीं, 36 कौम की समस्या है। आज मेरे ख्याल से 2% आदमी ऐसे बचे होंगे हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, या दिल्ली देहात के अंदर, या राजस्थान में भी, जिनके पास 5 किले ज़मीन है। तो जब शादी करोगे नहीं लड़की को, लड़की की उम्र निकाल देते हैं। पहले होता ये था कि लड़की वाले घूमते थे लड़के वालों के पीछे, और अब उल्टा हो रहा है। अब लड़की वाले इतने डिमांडिंग हो गए हैं कि लड़की की उम्र निकाल देते हैं शादी की, और फिर वो लड़की इंटरकास्ट शादी कर लेती है। एक तो लड़कियां कम, 100 लड़कों पे 60, 70, 80 ऐसी लड़कियों का सेक्स रेशो है उत्तर भारत में। फिर रही सही कसर, ये जो माँ बाप जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लड़कियां 4 क्लास पढ़ने लगी, उनकी डिमांड बढ़ गई, फिर उनके माँ बाप की डिमांड बढ़ गई। रही सही कसर इस स्मार्टफोन ने पूरी कर दी। इस पे सारे दिन रील देखती हैं, रील देख बनाती हैं, और शादी की उम्र निकाल देती हैं। और फिर उनको ऐसे लड़के चाहिए कि जो रहता हो शहर में, और गांव में उसके पास ज़मीन हो, खेत में काम भी ना करना पड़े, शहर में मैं आराम से रहूं, और नौकरी भी उनको सरकारी वाले नौकरी वाला चाहिए। तो जब ये सब होगा तो लोग इंटरकास्ट मैरिज ना करें तो कहाँ जाएं। अपने जो हनुमान बेनीवाल ने बात कही है कि इंटरकास्ट मैरिज करने से तो जाति ही ख़त्म हो जाएगी, डीएनए ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इंटरकास्ट शादी नहीं करेंगे तो जाति फिर तो 100% ख़त्म हो जाएगी, लोगों की वंश वेल चलनी ही बंद हो जाएगी। तो उस सूरत में क्या करें लोग? मजबूरी में हरियाणा के अंदर जाके देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो, दिल्ली के गांव में देखो, एक एक गांव में 500-500, 1000-1000 बच्चे 35-35, 40-40 साल की उम्र लिए घूम रहे हैं, शादी नहीं हो रही है। तो अगर वो
बिहार से जा जा के शादियाँ करके ला रहे हैं, उसमें फिर ये लॉजिक देना कि डीएनए चेंज हो रहा है, तो भाई करें क्या? जब हमारे समाज की लड़कियां इंटर कास्ट शादियाँ करने लगी तो लड़के क्या करें फिर? अपनी वंश बेल को काट लें। तो किसी भी बात का मुद्दा उठाने से पहले उस बात की गहराई में लोग जाते नहीं हैं, खाली ऊपर ऊपर हवाई बयान दे देते हैं। अब लोगों की मजबूरियों को कोई समझता नहीं है। पहले नाई ब्राह्मण रिश्ता कर देते थे, वो रिश्ते इतने पुख्ता और इतने मजबूत होते थे कि सदियों तक चलते थे, टिकाऊ रिश्ते होते थे, और लड़कियां जहाँ शादी होगी वहाँ निभाती थी ज़िंदगी भर। और आज मैट्रिमोनियल साइड से रिश्ते होते हैं, दलाल पैसे खा के रिश्ते करवाते हैं, और वो बाद में कोर्ट कचहरियों में जूतम पजार होती है और रिश्ते टिकते नहीं हैं। तो फिर क्या अल्टरनेटिव है? और दूसरी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह पर जिसने उंगली उठाई, राम अवतार पलसानिया ने, चलो 16 साल भाई तने मेहनत करी, तन जाटों की एकता के लिए काम करा, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा हवा खा गया, सीधा सबसे बड़े जो जाटों के महापुरुष है उसी के ऊपर उंगली उठा दी। अरे भाई, उसका जो पोता है जयंत चौधरी, उसकी घरवाली पंजाबन है, लेकिन वो अपने नाम के पीछे चारू चौधरी लिखती है, अपना तो पंजाबियों वाला टाइटल तो नहीं लिखती ना। वो औरत की जाति शादी होने के बाद बदल जाती है, उसका टाइटल भी बदल जाता है। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव लिखती है, डिम्पल बिष्ट तो नहीं लिखती ना वो। और अगर ऐसे ही बात आप करोगे तो फिर तो आपको बहुत सारे महापुरुषों को छोड़ना पड़ेगा। जो हमारी जाति में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने भी कई कई शादियां करी थी, उनकी अनेकों रानियां दूसरी जाति की भी थी, फिर तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा। जो हमारी जाति में सेलिब्रिटी हुए हैं, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र, उनकी पहली पत्नी जाट जाति से थी, दूसरी पत्नी हेमा मालिनी उनकी ब्राह्मण जाति से थी, अयंगर ब्राह्मण। उनकी दोनों बेटियां इंटरकास्ट गई हैं। सन्नी देओल की शादी अपनी जाति में हुई है, छोटे बेटे बॉबी देओल की शादी अरोड़ा खत्री जाति में हुई है। ऐसे ही दारा सिंह के बेटे ने भी इंटरकास्ट शादी करी है। तो जब आदमी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है तो ये चीज़ें फिर उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। उसका अगर आप ये पैमाना बनाओगे कि वो हमारी जाति का महापुरुष इसलिए नहीं रहा कि उसने अपने बच्चों की शादी दूसरी कौम में कर दी, तो इस पैमाने पर तो बहुत ही कम लोग खरे उतरेंगे। आप चौधरी चरण सिंह की उपलब्धियां जो उनकी हैं वो देखो, ना कि ये देखो कि उसके पोते ने किस जात में शादी करी है। चौधरी चरण सिंह एक माने हुए अर्थशास्त्री थे और एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने उस जमाने में, जब कांग्रेस पार्टी की नीतियां किसान विरोधी होती थी, पंडित नेहरू कोऑपरेटिव फार्मिंग का फार्मूला कम्युनिस्ट रूस से लेकर आए थे। जब ग्रामीण जातियों के हक में वो आकर खड़े हो गए थे, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने त्याग दिया था और उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाकर उत्तर प्रदेश में 2 बार अपनी सरकार बनाई थी। 1969 के चुनाव में उनको 117 सीटें मिली थी विधानसभा में और जनसंघ को 49 सीटें। 2 बार वो यूपी के सीएम बने और 1979 के अंदर वो भारत के पीएम बने। और पीएम क्यों नहीं रह पाए? बहुत सारे लोग मजाक उड़ा देते हैं कि क्या का पीएम था, सरकार तो उस पर चली ना, पार्लियामेंट का तो वो सामना कर नहीं पाया। तो उन लोगों को मैं एक बात बताऊं कि भाई, इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को ये कहा था कि आपने मोरारजी देसाई की सरकार में गृह मंत्री रहते हुए जो मेरे ऊपर मुकदमे कायम किए हैं भ्रष्टाचार के, इमरजेंसी के दौरान जो उसने इंदिरा गांधी ने किया था देश के साथ, वो मुकदमे आप वापस ले लो, मैं आपकी सरकार को पूरे 2.5 साल चला दूंगी। लेकिन वो अपने सिद्धांत वाला आदमी था, उसने ये बात इंदिरा की मानी नहीं, और नहीं मानने की वजह से वो प्रधानमंत्री के पद पे ज़्यादा दिन रह नहीं पाया। उसने उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुजारे थे, जो मरूसी थे, जो ज़मीन के मालिक नहीं थे, उन लोगों को ज़मीन के मालिक बनाया। उसने किसानों का एक वोट बैंक बनाया
उसने अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत का एक मजबूत वोट बैंक बनाया, उसमें मुसलमानों को भी जोड़ा, ग्रामीण लोगों की उसने राजनीति करी। तो ये उसके गुण थे। इन गुणों के बजाय अगर आप इस बात पे जाओगे कि वो इंटरकास्ट मैरिज के समर्थक थे, तो भाई वो आर्य समाजी थे, वो जातिवादी इंसान ही नहीं थे। उन पे तो जाट नेता का ठप्पा लगा दिया उनकी राजनीति को डाउन करने के लिए कुछ लोगों ने। वो जाट नेता नहीं थे, वो किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे। हमारे देश के अंदर जो सर्वोच्च पद है उसके पास दो ही लीडर पहुंचे, एक चरण सिंह, उन्होंने, मैंने अभी बताया, प्रधानमंत्री का पद उनको मिल गया था, लेकिन ज़्यादा लंबा वो इसलिए नहीं चला पाए कि उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। और एक देवीलाल जो कि प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का पद इसलिए नहीं स्वीकार किया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और वीपी सिंह को पद दे दिया। तो इन दोनों ने ये मौके अपने अपने सिद्धांत की वजह से खोए। नहीं तो अनपढ़ आदमी भी फेक डिग्री के सहारे प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं, ये बात आप सबको मेरे से बेहतर पता है। तो भाइयों, राम अवतार पलसानिया ने जो बात कही वो ज़्यादा ही हवा में उड़ गया। 15-16 साल में उसने 15-16 साल जाट संसद करी, और उसमें बड़े बड़े जाट नेताओं को मंच पर बुलाया, इसलिए उसे लगा होगा कि मैं कुछ बहुत ही बड़ी हस्ती बन गया हूँ, मैं चरण सिंह पर भी उंगली उठा दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसने एक जो एकता थी, भाईचारा था, उसको तो निश्चित रूप से खंडित किया है, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें, उससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला अफजाई बढ़ेगी। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।